नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस अपने ग्रामर के चल रहे थे, थोड़ा सा एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे थे, तो उसी को मैं बिना देरी किए बिना प्रोसीड करता हूं। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि आपकी फॉर्मुलरीज हैं वो बिल्कुल नए के बराबर हो रही हैं, सीधा सीधा अपन टू द पॉइंट बात वहां पर कर ही रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही अपना पेपर कंप्लीट होता जो हम कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ बच्चों की क्वेरीज मेरे पास में आ गई वन बाय वन। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम अपनी क्वेरी कहाँ भेजें, तो बेटा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इतने बच्चे हैं, वो इतनी क्वेरीज भेज रही हैं कि कहीं ना कहीं आपकी क्वेरी उन्हीं की क्वेरीज में शामिल हो जाएगी। तो आप वेट एंड वॉच, कुछ समय बाद में देखना, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी सारी की सारी क्वेरीज उन बच्चों के द्वारा पूछ ली गई है। ठीक है, जगह जगह कोने कोने से बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े रहते हैं, आपका ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू जुड़े रहते हैं आपका वहां पर, या फिर आपका पर्सनली होते हैं, इंडिविजुअली वहां पर रहते हैं आपका, तो कांटेक्ट में रहते हैं, तो टेंशन की बात है नहीं। और उस चीज की आपको कतई चिंता नहीं करनी है, सीधा सीधा वो जिम्मेदारी हम लोगों की है। ठीक है, अब देखें अपन यहाँ पर अपना पैटर्न क्या चल रहा था बताओ, वही जो आपका पेपर वाला है। ठीक है, और इस पेपर वाले में हमने ये देखा कि कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नंबरिंग का कोई इशू वहां पर रहेगा नहीं आपका, नंबरिंग के बारे में आपको ज्यादा वहां पर सोचना है नहीं। ठीक है, चलें अपन स्टार्ट करें आज की क्लास को। वहां पर देखो, अपने पास में पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये चीज मैं बोलूंगा अभी टेस्ट में ही चल रहे हैं अपन, और टेस्ट का जो सोल्यूशन है, ठीक है, इस वाले टेस्ट का सोल्यूशन है, और उसका जो अपना पार्ट है इस वीडियो में कौन से नंबर का है, नंबर 3 का है, तीसरे का है आपका। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, मैंने कभी आपको यह काम करने के लिए नहीं कहा था। तो इस सेंटेंस को आपको मॉड्यूल करना है, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना किसमें, इंटेरोगेटिव में, मतलब आपका प्रश्नवाचक में। पहली बात। दूसरी बात आप ये बताएं, यहां पर जो आपको आस्ट मिला है, आस्ट क्या है बेटा जी, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर? अगर ऐसी स्थिति है तो इसका जब अपन इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये इंटेरोगेटिव किससे बनेगा, डिड से बनेगा, और डिड के बाद में वहां पर बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर सारे बच्चे जानते हैं, तो यहां से इसे अलग कर दीजिएगा। देखो, हैव कोई इश्यू नहीं है, डू कोई रिलेशन नहीं है, हैड कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में आंसर यहां आ गया। आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इसमें एक चीज आपको सिखाऊंगा कि ये जो नेवर, नेवर है ना बेटा, नेवर को अपन इंटेरोगेटिव सेंस में किस में लेकर आते हैं, आपका एवर, एवर में लेकर आते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। डिड आया, सब्जेक्ट आया, नेवर एवर में गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आस्क्ड का आस्क रहा, बाकी रिमेनिंग यू टू डू इट, इंटेरोगेटिव मार्क, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, जो आप बोलना चाहें, है ना। चुटकियों का सा खेल आपका, एक्सप्लेनेशन भी कम देनी पड़ी। ठीक है, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। अगली बात पे आ जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक वाज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, अभिषेक नाम का लड़का है, उसे उसकी ईमानदारी के लिए वहां पर इनाम दिया गया। इस सेंटेंस को आपको ले जाना, बताओ बेटा किस में ले जाना, आपका कॉम्प्लेक्स नेचर में ले जाना है आपका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचर में ले जाने का मतलब आपके पास में कंजंक्शन होना जरूरी है, और कंजंक्शन भी किसका होना चाहिए, आपका सबऑर्डिनेट पार्ट का होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज मैंने आपको बताई थी, कौन सी, कि मीनिंग सेम रहना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन की खास बात होती है कि मीनिंग एज इट इज वहां पर आना चाहिए। ठीक है, जैसे सवाल है अभिषेक वाज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी वाला, तो चेक करो क्या कहा, अभिषेक को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया गया। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं अपन, सेंटेंस है अभिषेक वाज रिवॉर्डेड सो ही वाज ऑनेस्ट, अभिषेक को इनाम दिया गया तब वो वहां ईमानदार बना। गलत बात, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। वहां पर उसे इनाम इस बात के लिए मिला कि वो ईमानदार था, इनाम लेने के बाद भी ईमानदार नहीं बना। दूसरी बात, अभिषेक वाज ऑनेस्ट सो ही वाज अवॉर्डेड, अभिषेक है ईमानदार था इसलिए उसे इनाम दिया गया। ठीक, ईमानदार था या ईमानदारी के काम के लिए दिया गया, उसके ईमानदारी के कृत्य के लिए दिया गया। कोई आदमी ईमानदार है, उसने बहुत पहले काम किया होगा, आज उसे ईमानदार मानते हुए आप इनाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, अभी उसने कोई ईमानदारी का कृत्य किया है, कोई टास्क है, कोई एक्शन है जो उसने परफॉर्म वहां पर किया है, तब उसे ये दिया गया है। तो ये चीज भी बाहर जाएगी। नीचे क्या है, अभिषेक वाज रिवॉर्डेड, अभिषेक को इनाम दिया गया, क्यों दिया गया, रीजन है, लॉजिक है, कॉज है, कारण है, तर्क दिया गया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ऑनेस्ट, वो क्या था आपका, ईमानदार। बिल्कुल यही होगा, लेकिन अपने को एक ऑप्शन और काटना पड़ेगा। व्हेन अभिषेक वाज रिवॉर्डेड, जब अभिषेक को इनाम दिया गया, ही बिकेम ऑनेस्ट, इनाम देने के बाद में बंदा ईमानदार हो गया। ना जी ना, ऐसा तो वहां पर इसके साथ में होगा ही नहीं। तो बताइए क्या बनना चाहिए, अभिषेक वाज रिवॉर्डेड बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट, इस तरीके से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू कैन फाइंड ए जॉब इजीली, एक बार आप अपना स्नातक पूरा कर लें, ग्रेजुएशन के मायने है स्नातक, यू कैन फाइंड ए जॉब इजीली, बड़ी आसानी के साथ में आपको नौकरी
मिल सकती है। फिर से आपको वहां पर देखना, सिंपल सेंटेंस ढूंढना। तो सिंपल में क्या होगा, दो क्लोजेस नहीं है, आपका कोई सबऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर ऐसा कोई कंजंक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहां वाले पार्ट में वो चीज आप क्लियरली क्या कर दें, बाहर कर दें। देखो, यू कैन फाइंड ए जॉब इजीली ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। अपनी स्नातक है उसके बेस पर आप आराम से एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां से इसे बाहर करिएगा, कहां से, देखो एंड आया तो कोऑर्डिनेटर है ना आपका, ठीक है, हटा दो, ये तो चाहिए ही नहीं आपका। यहां पर और आया, कंजंक्शन आ गया, हटा दीजिए। यहां पर इफ कंजंक्शन आ गया, हटा दीजिए। तो सवाल तो अपने आप ही सोल्व हो रहा है ना, ठीक है। मैंने तो नीचे वाले तीनों पढ़े नहीं, उससे पहले ही वो सोल्व हो रहे हैं। रीजन, अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें आपके पास में कंजंक्शन है, इसकी जरूरत नहीं है। दो दो क्लोजेस की कतई आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बता दीजिए यहां पर अपना टर्म जाएगा, किसमें जाएगा, आपका पहले में। क्वेश्चन ऐसा है, वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू कैन फाइंड ए जॉब इजीली। एक बार आप अपनी स्नातक को पूरा करते हैं, आप बड़ी आसानी के साथ में नौकरी ढूंढ सकते हैं। हमारा आंसर क्या मिला, यू कैन फाइंड ए जॉब इजीली ऑन कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। आप अपनी स्नातक है उसकी पूर्णता के बाद में बड़ी आसानी के साथ में नौकरी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगली बात पे चलेंगे अपन। अब यहां से अब जो अपना लेवल है वो लिटरेचर का है। देखो, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो गौर करना, जो ग्रेड 1 में, स्कूल लेक्चरर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर आपका यूजीसी नेट है, ठीक है, वहां पर थोड़ा बहुत आपका रीट में मेंस L2 है, वहां की बात करें, या फिर आपका ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड का बच्चा है वो अगर इसे देख रहे हैं तो वहां पर ये लिटरेचर उनके काम आएगा। जनरल बेचेज वाले, जैसे पटवार का बच्चा है, एसएससी का बच्चा है, बैंक का बच्चा है, एलडीसी का बच्चा है, जूनियर अकाउंटेंट का बच्चा है, पियोन की कैडर की जो भर्ती है उसके बारे में वहां पर बच्चा सोच रहा होता है आपका, या फिर पात्रता की जो परीक्षा आती है रीट वाली उसका बच्चा वहां पर देख रहा है, सीटेट का देख रहा है आपका, उन बच्चों के लिए इक्वेशन काम के नहीं है बेटा जी। मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, जहां जहां आपके भी लेवल के सवाल आएंगे बेटा, ठीक है, आप जो चाहते हो वो भी आएंगे, लेकिन जो सवाल जिस चीज को स्ट्राइक कर रहा है, जहां पर यूजफुल है, जहां पर बेनिफिशियल है, बात तो वही करूंगा ना मैं, ठीक है। इसलिए उसमें बिल्कुल कोई दोगाचीती नहीं है, आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता। लेकिन अगर इंग्लिश में इंटरेस्टेड है आप, ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको सीखनी चाहिए। व्हाई डज मिल्टन थिंक दैट द गॉड विल चाइल्ड हिम। मिल्टन या जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन को कंपोज करने वाला एक शानदार व्यक्ति, उसने एक अपना छोटा सा सोनेट दिया हमें जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है, अंधेपन के ऊपर लिखा। तो उसके अंदर मिल्टन है, उनका यह कहना कि भगवान है वो उन्हें डांटेंगे, फटकारेंगे, रिब्यूक करेंगे, रिबअप करेंगे, स्कोल्ड करेंगे। तो क्यों करेंगे, रीजन क्या है, इसके पीछे कहानी है कि वो अपनी उम्र है, जो अपनी एवरेज उम्र होती है उसके आधा पूरा होने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, एट द एज ऑफ 44 ईयर्स, 44 वर्ष की आयु में। तो उनके पास में टैलेंट है जो हाइड हो रखा है। टैलेंट का मतलब आपका प्रतिभा है। टैलेंट किसका, राइटिंग, पोइट्री, काव्य लिखने का, कविता लिखने का वहां पर टैलेंट रहता है। और जो आपका पोइट्री का टैलेंट है वो वहां पर उनका छिपा हुआ, तो उन्हें गुस्सा आता कि आपने या तो मुझे गॉड टैलेंट दिया क्यों, और हे भगवान आपने टैलेंट दिया है तो मुझे वहां पर अंधा क्यों बनाया। अब इस बात पर जब वो शिकायत करते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं शिकायत उनसे कर रहा हूं जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। उन्हें पता है, ईश्वर को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है, तो मुझे उनसे शिकायत करने का कतई कोई हक नहीं है। इस बात के लिए उन्हें डर लगता है कि कहीं भगवान है वो बदले में उन्हें डांट ना दें। क्यों डांटेंगे वहां पर, क्योंकि जिस ट्रू अकाउंट के लिए, जिस सच्चे विवरण के लिए, जिस सच्चे लेखे जोखे के लिए मिल्टन को वो प्रतिभा दी गई है, वो तो वो काम कर नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा शिकायत कर रहे हैं, जिसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये इसका वहां पर रीजन है। तो देखेंगे अपन, बिकॉज क्योंकि ही वुडंट बी एबल टू प्रेजेंट हिज ट्रू अकाउंट आफ्टर लूजिंग आई साइट, कि मिल्टन क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है। तो अपनी आंखों की दृष्टि है वो जाने के बाद में, खोने के बाद में, जो अपना सच्चा लेखा जोखा, सच्चा विवरण है उसे प्रस्तुत करने में मिल्टन योग्य नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए डांटा जाएगा। फिर अगला, बिकॉज ही डजंट बिलीव इन द गॉड, क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। सरासर गलत बात है, बिल्कुल आदमी आस्तिक है। फिर बिकॉज ही हैड एन अफेयर विद अ मैरिड वुमन, ट्रैश, गार्बेज, कचरा, ठीक है, ऐसा कोई वहां पर उसके साथ है ही नहीं कि उसका किसी विवाहित स्त्री के साथ में क्या है, कोई अफेयर चल रहा हो। नहीं, इस ऑप्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, और कोई स्टैंडर्ड का ऑप्शन भी मैं इसे नहीं कहूंगा। बिकॉज ही डिमांड्स अ लॉट फ्रॉम द गॉड, क्योंकि वो ईश्वर से बहुत ज्यादा चाहता है, कुछ मांग करता है, महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी कतई नहीं है आपका वहां पर। उसकी डिमांड केवल इतनी तो है कि जो राइटिंग पोएट्री का टैलेंट वहां पर दिया गया है उसे वो क्या करे, यूटिलाइज करे, और अपना ट्रू अकाउंट है वो किसके सामने प्रेजेंट करे, ऑलमाइटी के सामने प्रेजेंट करे। दैट इज दैट। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पोएम का है।
और इसे इस टाइटल से भी जाना जाता है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये भी इसका टाइटल माना जाता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी इसका टाइटल माना जाता है। एक्चुअल में पुराना एक फैशन था, सोनेट्स में टाइटल अपन लोगों ने बनाए। एक्चुअल में सोनेट क्या होता था, नंबर पे चलता था, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से वहां पर उनका एक ग्रुपिंग हुआ करती थी। तो ये आई कौन है, जॉन मिल्टन है। कि जब मैं सोचता हूं, जब मैं समझता हूं कि मेरी दृष्टि कैसे चली गई, मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तो व्हाट डज द लाइट इन द अबव लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मीन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक जो अपना सोनेट है, उसमें यह पंक्ति है, वो हमें क्या दर्शाती है, बताओ। देखें क्या चला गया। आप जो बच्चे लिटरेचर के नहीं भी है ना बेटा, वो इसका जवाब दे देंगे। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको पढ़ाया। क्या चंद्रमा की रोशनी की बात हो रही है, क्या कमरे की ट्यूबलाइट की बात हो रही है, क्या सूरज की रोशनी की बात हो रही है? नहीं हो रही है ना बेटा। तो किसकी बात हो रही है, आंखों की रोशनी की बात हो रही है। कौन सा, आई साइट, ठीक है। कितना आसान पड़ता है। अगली बात पे आ जाएं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये लिटरेचर वाला बच्चा ही वहां बता पाएगा। और इसमें कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, फैक्चुअल है। इतनी तारीख को इस वर्ष के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर इस व्यक्ति ने किया, यहां फर्स्ट पब्लिश हुआ या सेकंड पब्लिश हुआ, इस पब्लिशिंग हाउस ने किया। इस सिंपल सी जानकारियां होती हैं, तो सीधा सीधा लेना पड़ेगा। 1673 के अंदर मिल्टन की जो पोइम्स छपकर आई, पब्लिश होकर आई, उनके अंदर वहां पर इसे आपका रखा गया। तो यहां कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं था, यहां इसे अलग अलग तार तार करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बारे में कहा जाए उतना ही कम है, चाहे तो वहां पर 20 मिनट रख दिए जाएं, लेकिन वो नहीं चाहिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का है, और उसकी जो 1673 पॉइंट्स हैं उसके अंडर में से वहां पर रखा गया था, ठीक है। अगली बात पे आ जाएं। जॉन डन बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द पोएटिक मूवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। जॉन डन है, एक मेटाफिजिकल पोइट माने जाते हैं। मेटा प्लस आपका फिजिक के लिए जो बियॉन्ड आता है, तत्व मीमांसा का नाम दिया जाता है, जिनकी कुछ पोइम्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, द सन राइजिंग है आपका वहां पर, और ग्रेड 1 के सिलेबस में आपका लगा हुआ है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। बड़ी शानदार पोइम आपकी वहां पर, जिसमें 3 स्टेंजाज हैं, 9 लाइन्स ईच के हिसाब से 27 लाइन्स हैं, जहां पर वो बात करता है कि एक औरत है, अगर वो सुंदर है, खूबसूरत है, तो वफादार नहीं हो सकती। वफादार है तो वो आपका सुंदर और खूबसूरत नहीं हो सकती। ये फेयर एंड ट्रू, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। कहीं ना कहीं उसे इस चीज पर डिसबिलीफ होता है, उसे अविश्वास होता है कि अगर सुंदर है तो वफादार नहीं, और वफादार है तो वो सुंदर नहीं है, ठीक। इस बात पर वो अपना थोड़ा सा, इसमें अपन ये कह सकते हैं कि कई लोग उसे एंटी फीमेल कह देते हैं, गलत बात है आपका। वो स्त्री विरोधी कतई नहीं, उसके विचार खुले हैं। वो ये मानता है द सनराइजिंग में अपनी बिलविड है, उस बिलविड के लिए वो सूरज से भिड़ जाता है, लड़ जाता है वहां पर, सूरज को गालियां वहां पर भी देता है। लेकिन यहां दूसरी पोइम जो अपन यहां देख रहे हैं, इसके अंदर वहां पर बात किसकी कर रहा है, अपने बिलविड की नहीं, बल्कि एक जनरल वुमन की बात वहां पर कर रहा है। तो इस प्रकार के जो थॉट्स आए, ठीक है, इस प्रकार की चीजें आई, जिसमें मेटाफिजिकल कंसीट की बातें भी अपन कर सकते हैं, या फिर उसका एक जो अलग थॉट प्रोसेस है उसकी बात की जा सकती है। तो कुल मिला के देखिएगा, ये बंदा कतई आपका पुनर्जागरण काल से नहीं जुड़ा हुआ था। आप लोग इसे रेनेसा कहते हैं, शुद्ध उच्चारण में रेनाइसेंस है, रेनेसा नहीं बोला जाना चाहिए। कुछ हिंदी माध्यम की पुस्तकें हैं, उनके अंदर वहां ऐसा लिखा हुआ मिलता है। साथ में यहां पर ये टर्म आ जाता, कौन सा, रोमांटिसिज्म, यहां से जुड़ा हुआ नहीं है। मॉडर्निज्म तो बिल्कुल नहीं है, बहुत पुराना टाइम का है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मेरे मुंह से पहले निकल गया था, कौन सा, वहां पर मेटाफिजिकल मोमेंट। जो मेटा आ रहा है ना, मेटा एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। उससे आगे जो हमारी भौतिकतावादी अवस्थाएं होती हैं, हमारी सामान्य विचारधाराएं होती हैं, जो ह्यूमन बींग्स सोच पा रहे हैं, वहां तक नहीं बेटा, उनसे काफी आगे तक की बातें आती हैं। वो किसमें जाएंगी, आपकी मेटाफिजिकल मोमेंट में। तो यहां पर जो ऑब्जेक्शन लगाने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुन ले बेटा, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर आपकी वो समस्यात्मक आपका हिस्सा बना हो। अगली बात में आए। इन द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कांस्टेंट एंड ट्रू। यहां पर इस चीज को चेक करना बेटा कि ये जो मैंने आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जॉन डन का ही पोएम जो मैंने अभी नाम बोला होगा, आपका नाम आपके पास में क्या आ रहा है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, ठीक है। तो यहां कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जॉन डन भाई ने हमें ये कहा कि भैया वो कांस्टेंट है, निरंतर चलने वाली है, लगातार चलने वाली है आपका, ठीक है। मतलब कुल मिला के वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, और साथ में ट्रू भी है, सच्ची है। एक चीज ये ध्यान रखना, इसका उच्चारण आप बच्चों को गलत नहीं करना है। अगर इसके प्रोनाउंसिएशन की अपन बात करें तो इट इज नॉट ट्रू, इट इज जस्ट ट्रू, इस तरीके से बोला जाएगा। तो बताओ मैं किसकी बात कर लूं यहां पर, बोलो देखें, लव, ठीक है। क्या प्रेम ऐसी चीज है, बिल्कुल है। तारे, तारे क्या हैं आपके पास में, ट्रूथ तो है लेकिन कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंस्टेंटनेस उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ब्यूटी ना, टाइम ना, ठीक है। ये चीजें अपनी नजर में हो सकती हैं हमारे लिए, लेकिन ब्यूटी तो क्या है, फेड होने वाली है,
ठीक है, आपका टाइम है, टाइम निरंतर चलेगा जरूर, लेकिन टाइम कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ पर आप उस चीज को वहां पर फील कर पा रहे हैं? ये चीज आप अपने एंगल से सोचेंगे सर है, बिल्कुल मैं भी मानता हूं, लेकिन जॉर्डन की पोइट्री में तो नहीं है ना। जॉर्डन ने टाइम की कहीं बात नहीं की, जॉर्डन ने ब्यूटी की कहीं बात हल्की सी की है। कौन सी बात की है? कि जो ब्यूटीफुल है वो फेथफुल नहीं है, जो फेथफुल है वो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन उसने ब्यूटी को कंस्टेंट थोड़ी बताया, कंस्टेंट नहीं बताया ना कि ब्यूटीफुल है वो फेथफुल नहीं है, कमी निकाल दी ना। और स्टार्स की बातें उसने कहां की? शुरू शुरू में गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की, जाओ और एक टूटता हुआ तारा पकड़कर ले आओ। ठीक है, वो ये इम्पॉसिबल टास्क बताता है, जो अलग अलग आपके असंभव नामुमकिन कार्य है ना, उनको इसके अंदर आपका डालता है, उस चीज को आपके जहन में रखा जाता है। तो यहां बात तो कहने को एक लाइन में यहां ये भी हो रही है, कहने को ये भी हो रही है, इसका तो कोई रोल है नहीं, लेकिन ये जो दो क्वालिटीज बताई ना बेटा, कौन कौन सी देखो, सॉरी, यहां पर एक कौन सा है? कांस्टेंट है, एक कौन सा बेटा जी आपका वहां पर ट्रू है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये दोनों क्वालिटीज हमें कहां देखने को मिलेंगी? आपका लव में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहां बच्चा कंफ्यूज कहां हुआ? इसमें नहीं हुआ ना, इन दोनों में हुआ कि सर स्टार्स है, बिल्कुल है, देखो इस लाइन में भी आपको देखने को मिलेगा स्टार। ठीक, उसे कांस्टेंट और ट्रू नहीं बताया गया। ब्यूटी बात तो करता है, लेकिन ये एडजेक्टिव जो हैं आपके मॉडिफाइज हैं, क्वालिफाइज है, उसमें देखने को नहीं मिलते। अगली बात पे आओ, देखिए आप वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। What is the tone of the poem Go and Catch a Falling Star? यहां सबसे बड़ी चीज कि Go and Catch a Falling Star है। अगर इस पोइट्री की अपन बात करते हैं तो ये जो पोइम है उसके अंदर हमें कौन सा नेचर देखने को मिलेगा, ये आप पर रखिएगा। पहला जो वर्ड इसमें कौन सा आ रहा है? रोमांटिक? बिल्कुल भी नहीं बेटा जी, रोमांटिक नेचर तो इसमें कहां आएगा? कहीं पर है ही नहीं आपका। सीधा सीधा वो कमेंट करता, किस बात पर कमेंट करता है आपका? कि लड़की वफादार है, सुंदर नहीं है, सुंदर है वफादार नहीं है। यही तो बातें मैं 3 से 4 बार आज बोल चुका हूं तुम्हारे सामने। तो रोमांटिसिटी इसमें नहीं है। ठीक है, दुख की बात, मेलंकोलिक नहीं आता है, मिस्टीरियस रहस्यमयता नहीं आती है। तो इसमें बंदा थोड़ा सा सनकी है, इसेंट्रिक है, मूडी नेचर का है, जो आमतौर पे जो सिंपल क्राउड सोचती है वैसा नहीं है। कुछ आपका संदेही प्रवृत्ति का भी है, शकी प्रवृत्ति का भी है, और यहां तक कि थोड़ा थोड़ा सनक सवार उसके ऊपर होती है कि उसकी जो व्यक्तिगत विचारधारा है उसे वो जनरलाइजेशन में, सामान्यीकरण की अवस्था में रखना चाहता है। ये पार्ट इसमें देखने को मिलेगा। कौन सा? व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में टोन कैसा है आपका वहां पर? सिनिकल। एक चीज सुनिएगा, अगर यहां पर ये पोइट्री का नेचर आपको देखने को मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि सर कहीं मिस्टीरियस तो नहीं है, तो इसमें रहस्य की कोई बात तो नहीं है, ऐसा तो कोई राज नहीं बताया ना कि आप ऐसी वुमन से मिले हो, ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना उसने, या ऐसी औरत दुनिया में हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं बताया, या ये चीज जॉर्डन को पता है हमें पता नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। तो मिस्टीरियस कहीं नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर सिनिकल नहीं आए तो मेरा ऑप्शन मिस्टीरियस हो सकता है? नहीं बेटा जी, कहीं पर भी आपका नहीं होगा। चलिए अगले सवाल पर। वॉट इमोशन डज द पोइट एक्सप्रेस टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ कांस्टेंट वुमन? कांस्टेंट का मतलब जो हमेशा वफादार रहे, हमेशा जिस मर्द के साथ जुड़ी है उसी के साथ में वहां पर उसका एक अच्छा और प्यारा नेचर हमें देखने को मिले, ये बात यहां पर आपको बताई गई है। तो थोड़ा सा देखिएगा इसके अंदर कि आप अपना क्या विचार रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपने आंसर दिया होगा। आपको जो 5-7 सेकंड्स मिले हैं, अब देखिएगा यहां पर कि वॉट इमोशन, ऐसा कौन सा भाव, ऐसी कौन सी फीलिंग है, ऐसी कौन सी भावना है जो कि हमारा कवि, कवि कौन? जॉर्डन है, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करता है टुवर्ड्स द आइडिया, उस विचार की तरफ, ऑफ फाइंडिंग अ कांस्टेंट वुमन, जहां पर उसे तलाश है किसकी? एक ऐसी औरत की जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब बिल्कुल फेथफुल है आपका, ठीक है, अपनी बात पर रहने वाली है। मतलब यहां पर सीधा सा है, केवल ऐसी औरत नहीं जो आपकी सुंदर हो, ठीक है, ब्यूटीफुल के साथ में कैसी होनी चाहिए? आपकी ट्रू वुमन भी होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए? आपका फेथफुल होनी चाहिए, ये टर्म उसने बोला है। तो यहां पर उसकी भावना क्या है? क्या ऐसा औरत मिलने के चांसेस उसे हैं? बिल्कुल नहीं। तो खुशी तो होगी नहीं, ठीक है। क्या उसे इस बात पर गुस्सा आता है? वो कहता मैं गुस्सा क्यों करूं, मुझे किसी ने धोखा थोड़ी ना दिया है, मैं तो वहां पर जनरलाइजेशन में कह रहा हूं कि लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है, तो उसे गुस्सा नहीं है। क्या वो नफरत करता? नफरत कब करेगा? जब उसे व्यक्तिगत चोट लगी है, पर्सनल तौर पर उसे स्ट्राइक किया गया तो बोलेगा ना, वो भी तो नहीं है आपका। तो यहां टोटली क्या है? उसका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि ऐसी औरत दुनिया में हो सकती है। वो कहता भैया अगर आप मेरे सामने ले भी आओगे ना तो मैं नहीं मानूंगा। आप कहेंगे पास वाले दरवाजे पर है, पास वाले मकान में है, तो जब तक मैं उसके पास जाऊंगा ना तब तक वो 2 या 3 व्यक्तियों को बेवकूफ बना चुकी होगी, उन्हें धोखा
दे चुकी होगी। मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, मेरी बहनें भी इस वीडियो को देख रही होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जॉन डन कह रहा है। आपका जॉन डन का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। एक वहां पर पोएम विशेष में गवर्न कैच ए फॉलोइंग स्टार में जॉन डन भी उतना बुरा नहीं है। इसके बारे में कहीं मिसकंसेप्शन बना लो आप, इसके बारे में कहीं प्रेजुडाइज्ड हो जाओ, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाओ, बेटा ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। अगली बात में आए, द वेंडर ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड इनटू ब्लैंक चैप्टर्स। वेंडर ऑफ स्वीट्स है ना बेटा, ये लिखा हुआ है इंडियन नोवेलिस्ट का, और इस महाशय का नाम क्या है वहां पर आपका, आर के नारायण नाम है, राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण आपका। ठीक है, अब इन्होंने एक नॉवल लिखा, एक फिक्शन लिखा, और उसका नाम क्या है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, मतलब मिठाइयों का विक्रेता है आपका। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है आपका, उसे अपन कहते हैं वहां पर जगन बोलते हैं। जगन का एक बेटा होता है माली, जगन की वहां पर एक वाइफ है। ठीक है, और ऐसा करके अंबिका नाम से उनकी एक कहानी बुनती है, और उस कहानी के अंदर माली थोड़ा सा अलग वेवड़ चला जाता है, रास्ता भटक जाता है, बाहर जाकर किसी लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम ग्रेस है आपका। अंबिका है वो बीमारी से पहले ही मर जाती है आपका। जगन एक वहां कन्फेक्शनर की जो दुकान है उसे चलाता है, तो उसके बारे में एक कहानी कही गई है। तो ये जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है वो इंडियन सिनारियो के अंदर आपका लिखा हुआ पार्ट है। ठीक है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स में कितने क्या है बेटा जी आपके वहां पर चैप्टर्स हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितने चैप्टर्स में से आपका कंक्लूड किया गया है। तो अपने ऑप्शंस आपके पास हैं, तो ऑप्शंस में देखो, पहला क्या है 9 है, दूसरा 11 है, तीसरा 13 है, चौथा 15 है, और पांचवा तो अपने को लेना ही नहीं है आपका। तो इसमें सीधा सीधा बता दूं कि वही थ्योरेटिकल पार्ट में फैक्चुअल एस्पेक्ट आएगा, समझने वाला इसमें इशू कुछ है नहीं आपका। वहां पर 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 है आपके, 15 नहीं है। तो सीधा सीधा इसका आंसर देखिएगा, इसमें कितने हैं आपके 13 चैप्टर्स। जैसे मेयर ऑफ कैस्टरपीस पढ़ते हैं तो उसमें 45 हैं। ठीक है, क्राई द पिकॉक पढ़ते हैं, उसके 3 सेक्शंस आपके वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बर्थडे पार्टी देखते हैं आप ड्रामा में, तो उसमें भी आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे जुलाई किट है या फिर आपका मैकबेथ देखते हैं तो उसमें आपके 5-5 सेक्शंस आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इसमें एक फिक्शन है, एक नॉवेल है आपका। सेक्शन कितने बेटा जी वहां पर आपके 13 हैं। ठीक है, अगली बात पे अपन चलेंगे। यहां पर जगन ए मेजर कैरेक्टर फ्रॉम द वेंडर ऑफ स्वीट्स इज अ फॉलोवर ऑफ। वेंडर ऑफ स्वीट्स किसका लिखा हुआ है, आर के नारायण का लिखा हुआ। उसका प्रोटैगनिस्ट, मुख्य कलाकार, मुख्य अदाकार कौन है आपका वहां पर, जगन है। तो जगन को इसमें किसका अनुयायी माना गया, तो अगर आपने इस फिक्शन को पढ़ा है ना, तो उसमें कहीं पर एससी बोस का, लाला लाजपतराय का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इनका तो उल्लेख ही नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति का इनमें से उल्लेख है, किसका, मोहनदास करमचंद गांधी का, और उसी की खातिर वो जेल में जाता हुआ बताया जाता है, उन्हीं की खातिर वो चरखा काटता हुआ बताया जाता है, उन्हीं की खातिर वो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता हुआ बताया जाता है। सात्विक चीजें उनके लिए बात करता है, यहां तक कि वो एक झूठ भी बोल जाता है कि इसी वजह से मैंने अपना बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं किया, जबकि सरासर झूठ बोलता है। इससे बैचलर ऑफ आर्ट्स पास नहीं होता, एक बार दो बार नहीं, कई बार ये फेल हो चुका होता है। इसके घर वाले भी इससे परेशान रहते हैं, शादी के बाद में इसकी पत्नी भी इसे कहती है, ये दोबारा स्टडी भी स्टार्ट करता है, लेकिन अपनी स्टडी में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। अगली बात पे आना, व्हाट इज द नेम ऑफ जगन्स बुक विच इज टू बी प्रिंटेड। जगन की वो पुस्तक कौन सी है जो कि वहां पर क्या होनी थी, छपनी थी। मतलब जगन अपने आप को क्या बनाता है, वहां पर एक राइटर भी तो बनाता है। ठीक है, उसको भी तो बोलता, तो नटराज प्रिंटिंग प्रेस है आपका, वहां जाता है और वो क्या करना चाहता है, अपनी बुक को पब्लिश करवाना चाहता है। तो उस बुक का नाम क्या है वो सुनिएगा। यहां पर बुक का नाम खाली नेचुरल डाइट नहीं है। ठीक है, बुक का नाम वहां पर नेचुरल क्योर एंड डाइट नहीं है, बल्कि क्या है, नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट है। इस तरीके से वहां पर कि प्रकृति का इलाज और प्राकृतिक आहार, इस तरीके से। ठीक है, यहां गौर करना, ये नेचुरल नहीं है, शुरुआत में नेचुरल है कि नेचर, नेचर, और दूसरी साइड में बेटा जी क्या है आपका वहां पर नेचुरल है। ये हल्का सा इससे अपन करेक्शन ले सकते हैं आपका वहां पर कि पेपर में एल की बजाय क्या रहेगा इसमें ई, लेकिन बच्चा अंडरस्टैंड कर लेगा, आप देखेंगे बेटा। और बाकी कोई चीज इसके नजदीक वहां नहीं है। यहां भी देखते हैं, आप कहेंगे सर नेचुरल ऊपर भी तो है, तो बेटा देखो यहां पर नेचुरल नहीं है ना, तो दोनों साइड नेचर या नेचुरल ये रहना चाहिए। एक साइड नेचर है, दूसरी साइड क्या आपका वहां पर नेचुरल है। ठीक है, तो ये एक हल्का सा पार्ट है, एक नाम मात्र का लेश मात्र है यहां पर, तो ये एक कोई हवा बनाने वाली चीज नहीं होती है। अगली बात पे आए, व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज्ड बाय जगन फॉर नीम ट्री। जगन वेंडर ऑफ स्वीट्स है, उसके अंदर वहां पर जो नीम का वृक्ष है, नीम का पेड़ है, उसके लिए कौन सा टर्म, कौन सा शब्द वहां पर काम में लेता है, तो बेटा उसे वो अमृत भी कहता है, उसे वो संजीवनी भी कहता है। इसका मतलब बोथ 1 and 2 दोनों नाम कहता है। उसे अमृत कहता है, उसे आपका संजीवनी वहां पर कहता है। तो इसमें आंसर के हिसाब से अपन पहला अकेला नहीं ले सकते, दूसरा अकेला नहीं ले सकते,
अपना आंसर बेटा जी कौन सा जाएगा वहां पर, तीसरा जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन ऐसा है, ठीक है, जिन्होंने ये बात कही, कौन सी बात कही, आई हैड टू लीव द कॉलेज, कि मुझे महाविद्यालय छोड़ना पड़ा, मुझे बीए की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, व्हेन गांधी ऑर्डर्ड अस, जब गांधी जी ने हमें आदेश दिया, हुक्म दिया इस बात का तामील करने के लिए, टू नॉन कॉपरेट, की हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, असहयोग आंदोलन चलाना है। आई स्पेंड बेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स ईयर्स इन प्रिजन, और मैंने वहां पर अपने सबसे अच्छे जो आपके कॉलेज के विद्यार्थी दिन थे ना, उनको मैंने वहां पर कहां बिताया बेटा, आपका जेल में बिताया। ऐसा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वहां पर किसका बोला हुआ है, ठीक है, उसकी बात यहां पर हमें पूछी गई है। तो ये कहा तो कहा किसने वहां पर, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूं, ये गौर करना। यहां पर जो पंक्चुएशन मार्क है ना, वो भी अपना क्या बनता है, वहां पर एक इशू बनता है कि ये नीचे वालों में से किसने ये चीज कही थी। तो आपको क्या करना है, इसे क्लोजर देना है, और क्लोजर देने के बाद में फिर आपका इस तरीके से ये चीज ले जानी, आप समझ जाएंगे इसमें। तो आप गौर करो, बताओ ये कौन है, उसके अंदर चारों के चारों नाम कहां मिलते हैं हमें, वेंडर ऑफ स्वीट्स में मिलते हैं, ठीक। अब चारों के चारों नाम हमें वेंडर ऑफ स्वीट्स में मिले तो सही बेटा, लेकिन नटराज तो किससे जुड़ा हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा हुआ है। ग्रेस कौन है, वो हाफ कोरियन हाफ अमेरिकन लड़की है जो माली के साथ में ब्याह कर इंडिया आती है, ठीक है, कहने को, रियल में तो उनकी मैरिज हुई नहीं, ठीक है। यहां पर माली कौन है, जगन का लड़का है, ठीक है, जो कहता है कि मैं मशीन से किताबें छापूंगा, मशीन को मैं कमांड दूंगा, मशीन अपने आप क्या करेगी, कहानियां देगी आपका, जो संभव नहीं है, एक बेवकूफी भरी बात वहां पर कहता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो वहां पर ऐसी बात कहेगा, तो ये केवल और केवल कौन है, जगन। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि गांधी जी के नाम पर ये कहता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ी, और एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं, खाली ये बहाना बनाता है, प्रिटेंड करता है, एक्सक्यूज वहां पर करता है। हु ब्रॉट द सॉनेट्स टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए सोनेट लेकर कौन आया। तो एक चीज सुनना, सोनेट को हिंदी में कहते हैं अपन चतुर्पदशी, ए पोएम ऑफ 14 लाइंस, 14 पंक्तियों का वहां पर क्या बेटा एक पोएम है, ठीक है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो यहां पर गौर करना कि इस पोइट्री को पढ़ते वक्त आपको ध्यान होना चाहिए, जियोकामो द लैंटिनी, ये व्यक्ति ऐसा था जिसने इटली में सबसे पहले इसे शुरू किया, फिर फॉलो किया पेट्रार्क ने, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने, ठीक। उसके बाद में ये चीज टॉमस वॉट है, वो कहां लेकर आते हैं, इंग्लैंड, फिर इसे पॉपुलराइज करते हैं विलियम शेक्सपियर, लेटर ऑन फिर मिल्टन वगैरह ऐसे नाम आपके आते रहते हैं। तो हमसे सवाल क्या पूछा, इसको समझना, सवाल ये पूछा कि इंग्लैंड में कौन लेकर आया, ठीक है। तो आप ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले शुरू किया जियोकामो द लैंटिनी ने, उसके बाद में कौन आया, पेट्रार्क, इटली की बात कर रहे हैं, यहां स्पेंसर का इसमें रोल है नहीं, अभी बहुत लेटर ऑन है। शेक्सपियर साहब हैं, उन्होंने भी क्या किया आपका वहां पर सोनेट्स लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं डार्क लेडी और WH को एड्रेस करते हुए, लेकिन वो बात की बात है, ये पहले नहीं लेकर आए, इंग्लैंड में लेकर कौन आया आपका, टॉमस वॉट लेकर आए, और उसके बाद में पॉपुलराइज किसने कर दिया बेटा आपका वहां पर, विलियम शेक्सपियर ने कर दिया, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है आपसे, क्यों, क्योंकि आप इंग्लैंड का नाम सुनते हैं, इंग्लैंड का नाम सुनते बेटा जी आप कहां चले जाते हैं, विलियम शेक्सपियर पे, यहां ये देखिएगा, ई लगा दीजिएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ सेकंड स्टेंजा ऑफ एन इंग्लिश सोनेट। तो जैसे अपने पास में पेट्रार्कन सोनेट है, इटालियन सोनेट है, तो वहां पर राइमिंग स्कीम क्या होती है, ABBA CTE लाइक दैट, ऐसा होता है। लेकिन जब ये इंग्लिश सोनेट की बात आती है तो वहां पर राइमिंग स्कीम आपका चेंज होता है। तो थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ कि मैं कौन सी राइमिंग स्कीम है उसकी बात वहां पर आपसे करवाना चाहता हूं, थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ, फिर मैं आपको लिख के बताता हूं। सोचा होगा आपने, तो देखो, अगर पेट्रार्कन सोनेट होता तो मेरा राइम स्कीम क्या होता वहां पर आपका, ABBA CTE होता, लेकिन मेरे पास में क्या है आपका वहां पर राइमिंग स्कीम है इंग्लिश स्टेंजा का, शेक्सपियरियन स्टेंजा का, ठीक है, या फिर अपने पास में एलिजाबेथन का। एक तरीके से सोनेट है तो सोनेट में स्टेंजा तो मिलेंगे ना आपको वहां पर, तो इसका राइमिंग स्कीम बेटा ऐसा जाता है, कैसा आपका, AB CD EF और लास्ट में क्या जाएगा आपका, जी, इस तरीके से। तो ये पहला क्वार्टेन है, ये दूसरा क्वार्टेन है, ये तीसरा क्वार्टेन है, और ये लास्ट में आपका एक कप्लीट है। ये 3 चौपाई हैं 4-4 लाइंस की, और ये आपका एक दोहा है 2 लाइंस का है आपका वहां पर। तो हमें किसका पूछा वो चेक करना, हमें यहां पर पूछा है आपका सेकंड स्टेंजा का। और जब आप सेकंड स्टेंजा की बात यहां पर करेंगे तो सेकंड स्टेंजा आप रख लीजिएगा, यहां पर कौन सा रहा बेटा, ये रहा, कौन सा, CD, मतलब ये नहीं आएगा ना BC नहीं है, DE नहीं है, EF वाला पार्ट इसमें आपका वहां पर दूसरे में नहीं है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा आपका वहां पर, CD वाला। अगली बात पे आऊं ना, उससे पहले आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर कहीं पर प्रॉब्लम आपको मिलती नहीं बेटा, बड़ी आसानी से आप कर पाते हैं। अगला सवाल कि सोनेट्स वर ओरिजिनेटेड इन, जनरली सोनेट कहां पर शुरू हुए, अभी मैंने बात की थी जियोकामो द लैंटिनी,
फ्रांसिस्को पेट्रार्क। बात की थी ना, कहां से है वो, इंग्लैंड से है कि इटली से, बताओ आपका, इटली से है ना, तो इजीली आपको आंसर मिल रहा है। तो इंग्लैंड तो बाद का नाम है और इटली आपका पहले का नाम है। अगर आज आपने मेरे साथ देखा होगा तो काफी स्पीडी नेचर चला, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन बड़े आपके लेंथी आते हैं, ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको काफी टाइम लग जाता है, और कई बार हालात ऐसे होते हैं क्वेश्चन आपका वहां पर 10-10, 15-15 सेकंड में सोल्व होने वाले होते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि सर आपने कहीं ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया। अगर आपने गौर किया हो तो आपने करीब करीब 18 क्वेश्चंस किए। पिछली बार आपने 9 क्वेश्चंस किए, काफी टाइम लिया था, उससे पहले आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस किए, काफी टाइम लिया, लेकिन ये फैक्चुअल है, आपका नॉर्मल क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। फिर भी कह रहा हूं बेटा, जैसे लास्ट वाले सोनेट वाले सवाल आपने निकाले, तो आपका जो रीड पात्रता है उसके अंदर वहां पर जो लिटरेचर का पोर्शन उसमें सोनेट लगा हुआ है, ठीक है, ग्रेड 2 में लगा हुआ है, सेकंड ग्रेड में, ग्रेड 1 में, फर्स्ट ग्रेड में आपका लगा हुआ है, L2 मेंस में आपका वहां पर लगा हुआ है। तो अगर मेरी कोई भी क्लास आप देखते हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको लगता है कि सर हमारे सिलेबस का नहीं है, लेकिन वो भी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपकी अतिरिक्त सूचना आपके पास में होनी चाहिए। हर एक वो चीज जो इंग्लिश से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं गाहे बगाए, येन केन परकरेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे वो जुड़ी हुई रहती है, तो उन चीजों पे फोकस करना। अब याद हुआ ना सोनेट कहां से शुरू हुए, सोनेट को शुरू करने वाले कौन है, उसके फॉलोवर कौन है, इंग्लैंड में लाने वाले कौन है, लाइंस कितनी होती हैं, राइम स्कीम में इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या है, पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या है। अब गहे बगाए आप लिटरेचर की चीजों में डीप भी कोई बच्चा जा रहा है जो कि लिटरेचर का नहीं है, तो जॉन मिल्टन से वो रूबरू हो जाएगा। आपका वहां पर मेटाफिजिकल सेंस में आपके लिए जॉन डन से वो रूबरू वहां पर हो जाएगा। गवर्न कैच फॉलोइंग स्टार है, उसकी बात वहां पर कर लेगा। तो ये जो नॉर्मल अपन डिस्कशन, आपको लग रहा होगा कि फ्रेंडली एटमोस्फियर में, कोई फालतू आपका वहां पर चकाचौंध वाली स्थिति आपके सामने नहीं लाए, कहीं पर आपका कोई पोगापंथी की बात नहीं, कोई डायलॉग बाजी वहां पर नहीं हो रही है, सीधा सीधा एक जैसे ऑफलाइन क्लासरूम है उस जैसी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वहां पर अच्छे तरीके से कवर हुआ होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो पार्ट 4 में ये पेपर अपन कंप्लीट करेंगे। और बेटा जो बच्चे बेसब्री से अपनी क्वेरीज का इंतजार कर रहे हैं, ये वहां पर चौथा पार्ट इसका जब अगला कवर होगा उसके तुरंत बाद में वो सारी चीजें मैं आपके लेकर आऊंगा जो आपने मुझे भेज रखी हैं। तो बेटा जो क्वेरीज आपने भेजी है ना, उनमें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने 5 टॉपिक के क्वेश्चन भेजे तो पांचों को एक साथ लो ना, ठीक है, अलग अलग बच्चों के उसी टॉपिक से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनको एक जगह इकट्ठा करूंगा, 5, 7, 10 जो होंगे उनका एक लेक्चर लेंगे, ऐसे टॉपिक वाइज उनको सेलेक्ट करके और फिर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा ताकि वो टॉपिक आपका सरफिशियली वहां पर कवर हो सके। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलता हूं जल्दी ही आपके सामने नए पॉइंट के साथ में, नए मटेरियल के साथ में, नए जोश के साथ में, नई इंफॉर्मेशन, नई आपकी स्कीमा के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।